प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार पांडे, प्रवक्ता जीव विज्ञान, महेश प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज, रुधौली बस्ती, कृत्रिम कायिक जन्म की जो अगली विधि है उसे लेकर के आ रहा हूँ। अगली विधि है सूक्ष्म प्रवर्धन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेटा माइक्रो प्रोपेगेशन। तो हम लिख दे रहे हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। इसे हम कहते हैं बेटा माइक्रो प्रोपेगेशन। हिंदी में कहते हैं इसको हम सूक्ष्म प्रवर्धन। इस विधि में बेटा बहुत कम समय में, अत्यंत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में जब हमको पौधे प्राप्त करना होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, माइक्रो प्रोपेगेशन में ये मान लीजिए कोई एक प्लांट है, पॉटेड प्लांट है, इससे कहीं से एक कोशिका को हम बेटा क्या करते हैं, चुरा लेते हैं। एक कोशिका को लेकर के कृत्रिम, कहाँ पे बेटा, कृत्रिम संवर्धन माध्यम में, जिसमें सभी पोषक पदार्थ जो भी पौधे के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक है वो सारे पोषक पदार्थ इसमें खुलित अवस्था में जल में पाए जाते हैं। खुलित अवस्था में जल में खुले रहते हैं। इसी संवर्धन माध्यम में ये एक डिश ले लेते हैं, पेट्री डिश। अभी आपको फिगर के द्वारा हम समझाएंगे बेटा। ये पेट्री डिश में है, इसमें हम इस कोशिका को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये छोटी सी जब कोशिका इसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं तो इसका कल्चर होता है, संवर्धन होता है। क्या होता है बेटा, कल्चर, जिसको हम हिंदी में क्या करते हैं, संवर्धन। संवर्धन माने कोशिकाएं अपनी संख्या को लगातार बढ़ाती जाती हैं। जैसे यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं एक पौधा है। इस पौधे से क्या किया, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले यहाँ से कोशिकाओं को ले लेते हैं। इन कोशिकाओं को कहाँ पे लेते हैं, एक संवर्धन माध्यम में। कोई एक पॉड होता है, कोई एक पेट्री डिश ले लिया जाता है शीशे का, और इसमें पोषक तरल पदार्थ भरा रहता है बेटा, जिसको हम कहते हैं पोषण माध्यम, न्यूट्रिशन मीडियम। इसमें हम क्या करते हैं, इन कोशिकाओं को स्थानांतरित कर देते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पे ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिनको हम कहते हैं बड मेरिस्टम, अर्थात कलिका विभज्योतक को काट करके इसमें कोशिकाओं को रखा गया। ऊतक, कोशिका या पौधे कोई भाग इसमें रख करके हम क्या करते हैं, इसका संवर्धन कराते हैं। फिर क्या करते हैं बेटा, ये संख्या अपनी बढ़ा लेती है। जब ये कोशिकाएं संवर्धित हो जाती है तो इनको हम कहते हैं कैलस। ऐसी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं बेटा, कैलस। पुनः ऐसी कोशिकाओं को अगले स्टेप में, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, पुनः हार्मोन युक्त, ये क्या होता है, इसमें कुछ हार्मोन्स मिलाए जाते हैं जिनके कारण तने और शाखाओं का और पत्तियों का अधिक विकास होता है। तो हार्मोन युक्त पोषण माध्यम में हम क्या करते हैं, इन कैलस को ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये कैलस जो हार्मोन युक्त पोषण माध्यम होता है, इसमें इन कोशिकाओं में तने और शाखे विकसित हो जाते हैं। पुनः इसको यहाँ से निकाल करके हम क्या करते हैं, स्टेप थर्ड में बेटा, इसको एक अलग से बने पोषण माध्यम में, चाहे वो आप पेट्री डिश ले लें या कोई एक जार ले लें या कोई एक टेस्ट ट्यूब ले लें, उसके भीतर हम क्या करते हैं, इस तने और पत्ती उतनी शाखाओं युक्त जो कोशिकाएं हैं उनको स्थानांतरित कर देते हैं। यहाँ पे बेटा क्या होता है, इनमें एडवेंटेशियस रूट्स, या यहाँ पे इनमें जड़ें, मूल विकसित होती है। अर्थात तीसरे स्टेप के बाद जब इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे आकर के क्या होता है, इसमें विशेष परिस्थितियों, विशेष पोषण माध्यम में इनमें जड़ों का विकास होता है। पुनः जब जड़ का विकास हो जाता है बेटा, तो इस पौधे को यहाँ से हम निकाल करके ऐसे बहुत सारे पौधे, जैसे एक कोशिका संवर्धित होकर के बहुत सारी कोशिकाएं बनाएंगे, उन बहुत सारी कोशिकाओं को अगले संवर्धन माध्यम में ले जाएंगे जो हार्मोन युक्त पोषण माध्यम है। इसमें बहुत प्रकार के ऑक्सीजन, जिबरेलिन, इथाइलिन और ये सारे हार्मोन्स इसमें बेटा घुलित अवस्था में पाए जाते हैं, पानी में घुले रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, शाखाओं और पत्तियों का विकास होता है। पुनः इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं अगले स्टेप में, तो ले आते हैं। ये भी एक पोषण माध्यम होता है जिसमें सभी आवश्यक पदार्थ, जो भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स इसको चाहिए पौधे के विकास के लिए, वो सारे इसमें पानी में, जल में घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे जब जड़ का विकास हो जाता है तो ऐसे पौधों को पुनः हम स्थानांतरित कर लेते हैं, कहाँ पे, किसी अन्य पॉड में या अर्थ, पृथ्वी के भीतर ले जा करके इसको हम पॉड में रोपित कर देते हैं और एक हमारा नया पौधा तैयार हो जाता है। इस तरह से बेटा कम समय में कुछ एक ही पौधे से बहुत सारे पौधों को हम तैयार कर सकते हैं। इसे हम क्या करते हैं बेटा, सूक्ष्म संवर्धन। छोटी छोटी कोशिकाओं, ऊतकों या उसके छोटे भाग से प्रयोगशाला में विशेष कृत्रिम विधि द्वारा
कम समय में अधिक पौधों को हम तैयार करते हैं। इसे आप देख सकते हैं, इस विधि में पौधे की कोशिका या ऊतक या अन्य छोटे भाग से प्रयोगशाला में कृत्रिम पोषण माध्यम तथा नियंत्रित वातावरण, यानी कि वहाँ पे जो फिजिकल अपीयरेंस होगा या भौतिक कारक होंगे, कृत्रिम पोषण माध्यम तथा नियंत्रित वातावरण अर्थात प्रकाश, ताप, आर्द्रता आदि में टेस्ट ट्यूब में या किसी कंटेनर में नए पौधों को विकसित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? सूक्ष्म संवर्धन कहते हैं। इसे आप देख सकते हैं। इसका लाभ क्या है बेटा? हमको सूक्ष्म संवर्धन का लाभ है कि हम कम समय में अधिक से अधिक पौधों को और जल्दी से तैयार कर सकते हैं। ये बेटा आपका कृत्रिम कायिक जनन यहीं पे ख़त्म होता है। आप देख सकते हैं स्टेप वाइज आपको इसको फिगर बना लेना है, नोट्स बना सके तो बना लें, फिर जैसा विद्यालय खुलेगा तो फिर आगे हम आपको समझाएंगे। ये सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीकी विधि द्वारा ये पौधे का आप कैसे डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं, नए पौधों को कैसे उत्पादित करते हैं, ये दिखाया गया है। आगे बेटा हम देखेंगे अलैंगिक जनन से लाभ। अलैंगिक जनन से हमको लाभ क्या है, अर्थात अलैंगिक जनन के अंतर्गत ही ये सारी विधियाँ आती हैं। कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन, माइक्रो प्रोपेगेशन या जो भी आप बीजाणु जनन और सब पढ़े हैं, सब किस में आता है? अलैंगिक जनन में ही। तो इसका लाभ क्या बेटा? इसमें सबसे पहले इसमें उत्पन्न जो संतति होती हैं वो आकार की व आनुवंशिकी में अपने पैतृक पौधे के समान होती है। अर्थात मान लीजिए कोई फल लगाए हम, तो उस फल में जैसे मान लीजिए पुराना एक आम का पौधा है, सपोज दैट यहाँ इससे बड़े व मीठे फल लगते हैं। तो जब हम अलैंगिक जनन के द्वारा ये पौधा नया तैयार करेंगे तो क्या होगा? जो अगला पौधा हमारा बनेगा उसमें भी जो फलों का विकास होगा संतति में पैतृक, ये मान लीजिए आपका क्या है? पैतृक। और ये नया पौधा बना इसको हम क्या कहते हैं बेटा? संतति पौधा। तो संतति पौधों में वही गुण पाए जाएंगे जो पैतृक पौधे में थे। अर्थात आकार की बने पौधे के आकार में या फल बीज के आकार में व उसके स्वाद में या विभिन्न जो भी गुणधर्म होते हैं उन सब में क्या होते हैं? ये दोनों इक्वल होते हैं बेटा। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, समान होते हैं। सभी गुणधर्म में ये दोनों पौधे के लंबाई, चौड़ाई, लगभग फल का आकार सब कुछ क्या होता है? समान होता है। अगला लाभ क्या है बेटा? संतत पौधों में गुणसूत्रों की संख्या जनक के समान होती है। अर्थात जो आपका पेरेंट है, पेरेंट में मान लीजिए गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 22x है। तो इनमें भी क्या होगा? इनमें भी यही 22x बना रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात संतत पौधों में गुणसूत्रों की संख्या जनक के समान होती है। ये ना तो घटता है ना तो बढ़ता। अगला क्या होता है? इसमें जनन एक ही जनक द्वारा संभव होता है। अर्थात आप लैंगिक जनन देखेंगे, लैंगिक जनन में मान लीजिए हम पौधों को लेते हैं तो नर व मादा इन दोनों पुष्पों की आवश्यकता हमको पड़ती है। अलैंगिक जनन में हमको इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात एक ही पौधे से हम क्या करते हैं? कोशिका ले लें या कोई भाग ले लें, इससे नया पौधा तैयार हो सकता है। अर्थात इसमें जनन एक ही जनक द्वारा संभव होता है। इसमें क्या होता है बेटा? जनन एक ही जनक द्वारा संभव होता है। अगला क्या है? यह पौधों में सामान्यतः प्रतिकूल परिस्थितियों को टालने का साधन भी होता है। अर्थात जब पौधा प्रतिकूल परिस्थिति में होगा, अर्थात अचानक उसको क्या करना है? जैसे मान लीजिए हम अपने घर के आसपास मान लीजिए चमेली लगाए हैं। अब आज ही हमको क्या करना है? चमेली को काट करके यहाँ से हटाना है। तो इसके हम क्या करते हैं बेटा? कुछ तने ले करके कहीं भूमि में रोपित करके इसको लगा लेते हैं। अर्थात एक ही जो चमेली था हमारा अभी जो नष्ट हो रहा है, इससे हम क्या किया? नया पौधा रोपित कर लिए। अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों में जब इसकी पैतृक की जनसंख्या समाप्त होने वाली हो तभी हम क्या करते हैं? इसमें नए पौधे को उगा लेते हैं। अर्थात ये प्रतिकूल परिस्थितियों को टालने या प्रतिकूल परिस्थितियों में पाए जाने वाला एक तरह से जनन की विधि है। सामान्य तौर से बेटा लैंगिक जनन की क्रिया बहुत अधिक समय में और पर्याप्त समय चाहिए अनुकूल परिस्थितियों में होता है, जबकि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संभव है। आगे हम देखते हैं बेटा
कायिक जनन में, कायिक जनन द्वारा प्राप्त पौधे क्या करते हैं, फल शीघ्र देने लगते हैं, अर्थात इनमें जल्दी से ही फल आने लगता है। अर्थात क्या होता है, जो नया तना या शाखाएं हम लेते हैं वो बेटा बिल्कुल उनका जो लाइफ स्पान होता है वो कुछ हो चुका होता है। अर्थात जब बीज द्वारा नया पौधा उगाते हैं तो इसमें फल देने में समय लगता है, जबकि जब हम कायिक जनन के द्वारा नया फल उगाते हैं तो इसमें फल क्या होता है बेटा, शीघ्र देने लगते हैं, अर्थात कम समय में ही फल प्राप्त होने लगता है। अर्थात क्या होता है बेटा, फल कम समय में ही प्राप्त होने लगता है। और क्या होती है, इसमें पौधों की शुद्धता बनी रहती है। अर्थात मान लीजिए दो पित्र हैं, मान लीजिए ये और ये बी, तो जो लैंगिक जनन के द्वारा बनेगा, लैंगिक जनन में कुछ ए के भी कैरेक्टर होंगे, कुछ बी के भी कैरेक्टर होंगे, अर्थात ये क्या हो जाएगा बेटा, हाइब्रिड हो जाएगा या संकरित हो जाएगा। जबकि अलैंगिक जनन में क्या होता है, ए से A1 ही पैदा होगा, अर्थात इनमें कोई संकरण की व्यवस्था नहीं होती, अर्थात ये क्या होता है, शुद्ध पौधा होता है, अर्थात इसमें पौधे की शुद्धता बनी रहती है। आगे क्या देखेंगे, इसमें पुराने पौधे के समाप्त होने से पहले ही नए पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। ये भी एक बेनिफिट है बेटा, ये भी एक लाभ है कि पुराने पौधे के समाप्त होने से पहले ही हम नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्या है, इस विधि द्वारा पौधे कम समय में तैयार किए जा सकते हैं, अर्थात 6 महीने साल भर के भीतर ही हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। अब बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में ये समय लेता है, फल लगेगा, फल से पहले फूल लगेगा, उसमें क्या होगा, आप देखते हैं आम में बौर आता है, बौर के बाद क्या होता है, फिर उसमें छोटे छोटे फल लगते हैं, फिर वो परिपक्व होते हैं, पकते हैं, जब पक जाती है फिर उनकी जो बीज होती है उसको हम रोपित करते हैं, तब नया पौधा प्राप्त होता है। और कलम विधि द्वारा या घूटी लगाने के द्वारा जो अन्य सामान्य विधि है उसे 3 से 4 महीने में ही हम नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं। ये सब क्या है बेटा, अलैंगिक जनन के लाभ है। अब हम देखेंगे अलैंगिक जनन से हानियाँ क्या हैं। सबसे पहली हानि क्या है बेटा, इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधों में आनुवंशिक सुधार की संभावना नहीं रहती है। अर्थात जब कोई एक पौधा है, मान लीजिए ये पौधा है, इसी से हम जब दूसरा पौधा तैयार करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, मियोसिस की क्रिया नहीं होती है। आप लोग जानते हैं कि मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला होता है मियोसिस फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था, और दूसरा क्या होता है मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है बेटा, मियोसिस फर्स्ट का जो कई स्टेप में हम इसको बांटते हैं, तो इसका जो प्रोफेज होता है, क्या होता है बेटा, प्रोफेज होता है पूर्वावस्था। आप लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, पूर्वावस्था इसका काफ़ी लंबा होता है। इसके पूर्वावस्था में 5 स्टेप पाए जाते हैं। सबसे पहले होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में क्या होते हैं, गुणसूत्र एक दूसरे से लिंक करके क्रॉस ओवर करते हैं, जिससे हमको क्या होती है, आनुवंशिक रूपांतरण प्राप्त होती है। जबकि इसमें ऐसा कोई क्रिया नहीं होती है, इसलिए आनुवंशिक सुधार की संभावना नहीं रहती है। दूसरा हानि क्या है बेटा, इससे पौधों की नई जातियाँ उत्पन्न नहीं की जा सकती, जो लगातार जातियाँ चल रही वही जातियाँ हमको मिलेंगी। अगला होता है जनन की निरंतरता से संतति क्या होती है, दुर्बल होती जाती है। अर्थात जब अच्छे गुणधर्म नहीं आते जाते हैं, अर्थात वातावरण के साथ उसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो आप लोग आनुवंशिकी में ही पढ़े हैं कि जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, जो अपने स्थान को परिवर्तित नहीं करता, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। अर्थात इसमें जब आनुवंशिक रूपांतरण नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता है, तो जनन की निरंतरता से संतति दुर्बल होती जाती है और ये धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। अलैंगिक जनन में बेटा इतना ही। आज यहाँ अलैंगिक जनन पूरा खत्म हो गया। कल से हम लोग पढ़ेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया। तब तक के लिए धन्यवाद।